हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश खोज इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जो जीएसटी का एक हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसका आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो जीएसटी में आज हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम को लेकर के कि कंपोजिशन स्कीम क्या है और इसमें कितने की क्या लिमिट है, वो सारा सब कुछ हम इस पर डिस्कस करेंगे आज की डेट में। पहले पार्ट में हमने जीएसटी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि क्या है जीएसटी, कितने प्रकार की रिटर्न्स होती है, कितनी रेट्स है उसमें, वो सभी बारे में हम तो इसके डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में क्या मायने रखती है, इसको हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके जो नुकसान है वो क्या है, वो सारी चीज़ों का हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। तो आइए हम चलते हैं कंपोजिशन स्कीम को। पहले हम देखते हैं हु कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? तो इसमें बताया गया है कि टैक्स पेयर हुज टर्नओवर इज बिलो, मतलब कम है 1.5 करोड़ कैन ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। ये कहना चाह रहा है कि जिसका भी टर्नओवर पूरे साल भर में, जिसकी सेल अगर साल भर में 1.5 करोड़ से कम है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमाचल प्रदेश, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें एक एक्सेप्शन है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे ये लिमिट घट करके 75 लाख हो जाती है। एज पर द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, कंपोजिशन डीलर कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ द 10% ऑफ टर्नओवर। ये बोलना चाह, और 5 लाख विचोरीज है, ये बोलना चाह रहा है कि आप 1.5 जो करोड़ है उसमें आप सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, वो कंसिडर की जाएगी, परंतु वो आपके टोटल टर्नओवर का 10% ही होगा या 5 लाख रुपए विचोरीज हायर, जो भी दोनों में से होगा। इसको आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी में बता दिया। तो कंपोजिशन स्कीम का बेसिक फंडा ये है कि जिसका भी टर्नओवर पूरे साल भर में 1.5 करोड़ रुपए से कम है, वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। आइए हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, हु कैन नॉट ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम। कौन कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है? मतलब जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको रेगुलर में ही अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता है। अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, मतलब जो भी आइसक्रीम का व्यापार करता है, पान मसाले का व्यापार करता है, तंबाकू का व्यापार करता है, वो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। सेकंड बोलना चाह रहे हैं पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, मतलब एक पर्सन एक स्टेट, मतलब राजस्थान से अगर मैं हिमाचल में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा हूँ या सर्विस देना चाह रहा हूँ, तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। मैं कंपोजिशन में अपने आप को नहीं कर सकता, एज ए रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, मतलब कोई मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स वगैरह या सप्लाईज वगैरह पास ऑन कर रहा हूँ, तो भी मैं कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ। थर्ड ये बोलना चाह रहा है कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर पर्सन, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कर योग्य, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलर टैक्स लगता है, मतलब कर योग्य व्यक्ति या एक अनिवासी कर योग्य, मतलब एक तो नॉन रेजिडेंट हो गया जो हमारे इंडिया का बंदा नहीं है, बाहर का बंदा है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक होता है कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन, जो रेगुलर मतलब प्रोडक्ट्स में डील करता है, गुड्स में डील करता है, जो परचेज भी करता है और सेल भी करता है, और जहां इनपुट का वो बेनिफिट भी लेता है, तो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है। चौथा बोलना चाह रहा है कि एक पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर द सीजीएसटी सेक्शन 52। ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी बंदा जो ऑनलाइन सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को, उसको कंपलसरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है और वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। इसके बाद लास्ट आता है मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स और सप्लाईज ऑफ सच सर्विसेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिलिंग, मतलब ये लास्ट में बोलना चाह रहे हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे नोटिफाइड है, उन प्रोडक्ट की अगर आप मतलब ट्रेडिंग करते हो, तो वहां पर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती है। तो ये 5 पॉइंट बताए गए हैं जहां पे आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। ये सीधा सीधा इन्होंने मना कर दिया, वहां पर आपको एज ए रेगुलर ही आपको जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो लेना होता है, कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते इन केस में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने की शर्तें क्या है? कंपोजिशन स्कीम में मतलब अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके फायदे क्या है, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो ये बोलना चाह रहे हैं नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय द डीलर ऑप्टिंग ऑफ द कंपोजिशन स्कीम।
कंपोजिशन स्कीम चुनने वाले डीलर द्वारा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको इस नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि मैं अगर किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर कर देता हूँ, तो मेरे लिए ही नुकसान हो जाएगा कि अगर मैं कहीं से परचेज करके ला रहा हूँ एक नंबर में और उससे बिल ले रहा हूँ तो मैं उस बिल पे जो जीएसटी लग रहा है उसका इनपुट नहीं ले सकता क्योंकि मैं कंपोजिशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड हूँ। तो ये एक नुकसान होता है वहाँ पर कि मैं इनपुट का क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। दूसरा ये बोलना चाह रहा है, ए डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर द जीएसटी एज अल्कोहल। ये बोलना चाह रहा है कि डीलर जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य न होने वाली वस्तुएं शराब की आपूर्ति नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने की शर्तें, मतलब अगर आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अल्कोहल जो कि जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, आप उसकी भी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करियोगे वस्तु शराब जैसे आपूर्ति। हाँ, इसके बाद ये बोलना चाह रहा है, द टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजेक्शन अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी आने वाले टाइम पर मैं इसी सीरीज में एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, जहां पर क्या होता है कि सामने वाला आप पेमेंट नहीं करता है, आप उससे पेमेंट रिसीव करते हैं, आप पेमेंट उसको करते हैं तो आप टीडीएस काट लेते हैं या कुछ जीएसटी वगैरह काट लेते हैं और आप अपने लेवल पर उसको जमा करते हैं। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऐसे कुछ घूमता है, तो मैं आने वाले टाइम पर इस पर एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें हम इसको अच्छे से पूरे से समझेंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि करदाता को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लेन देन के लिए सामान्य दरों पर कर का भुगतान करना होगा, मतलब वहां पर कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं होगी, वहां पर नॉर्मल रेट से ही आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। उसके बाद बोलना चाह रहा है, इफ ए टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस अंडर द सेम पेन, एक पेन के अंतर्गत अगर आपके अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं लाइक टेक्सटाइल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ग्रोसरीज का, तो वहां पर आपको मर्ज करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत, या आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल जाना पड़ेगा। आप रेगुलर स्कीम में जाकर के अपनी जो जीएसटी की सेल वगैरह है वो कर सकते हैं, परंतु अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रहना चाहते हैं तो जितने भी आप बिजनेस कर रहे हैं एक पेन के अंतर्गत, तो आपको वहां पर मर्ज करना पड़ेगा और आपकी सेल मर्ज होके ही काउंट होगी। इसके बाद बोलना चाह रहा है कि टैक्स पेयर हैज टू मेंटेन द वर्ल्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और शाइनिंग बोर्ड, मतलब अगर आप ऐसा कोई व्यापार कर रहे हैं जहां पर आप अपनी व्यापार को एज ए कंपोजिशन के अंतर्गत रजिस्टर करवाते हैं, तो वहां पर आपकी दुकान के ऊपर साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, और आपके दुकान के ऊपर या साइन बोर्ड हो गया उसके ऊपर ये लिखा जाना कंपलसरी होता है अंडर कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद बोलना चाह रहा है कि टैक्स पेयर हैज टू मेंटेन द वर्ल्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। सेकेंड थिंग, ये आपको साइनिंग बोर्ड पे तो लिखना ही पड़ेगा, आपकी दुकान के ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। उसके बाद अगर आप कोई बिल भी काटते हैं तो वहां पर भी आपको अपने बिल की ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ताकि सामने वाला इस भ्रम में ना रहे कि वो इनपुट का क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आप जो बिल भी काट रहे हैं तो वह सामने वाला इनपुट का क्रेडिट नहीं ले सकता है, नहीं आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके बिल के ऊपर ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद बोलना चाह रहा है, एज पर द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2013 ए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज टू एन एक्सटेंड ऑफ द 10% ऑफ टर्नओवर, जो अभी मैंने पहले बताया था कि आप एक जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं अप टू 10% ऑफ टर्नओवर का, या 5 लाख जो भी चोरीज हायर होता है उसका। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग चीजें बताई गई है कि आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने की शर्तें ये है अगर आप उठाना चाहते हैं तो। इसके बाद हमारा आता है कि हु कैन ए टैक्स पेयर ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम कौन चुन सकता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि टू ऑप्ट द कंपोजिशन स्कीम ए टैक्स पेयर हैज टू फाइल जीएसटी CMP 02 with the government. This can be done online by logging into the GST portal. The information should be given at the beginning of every financial year by a dealer wanting to opt the composition scheme. ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको GST पोर्टल पर जाके CMP 02 का एक फॉर्म आता है, वो फिल करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होता है और उसके बाद जब स्टार्ट होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसी के टाइम पे आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है कि मैं रेगुलर जो टैक्स
रेगुलर जो स्कीम है उसके अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर न करके मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई परचेज नहीं है जिसका मैं इनपुट ले सकूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सारी झंझटों से दूर हट के मैं एक नॉर्मल टैक्स दे के और उससे फ्री हो जाऊं। तो उसके लिए मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए। तो आप वहां जाके जीएसटी पोर्टल पे CMP02 का एक फॉर्म आता है, वो फिल कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी रिटर्न जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है उसके अंतर्गत आप दाखिल कर सकते हैं और आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए लायबल हो जाते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है। इसके बाद हम आते हैं कि हु शुड ए कंपोजिशन डीलर रेज बिल। एक कंपोजिशन डीलर को बिल कैसे जारी करना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आप बिल कैसे रेज कर सकते हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपोजिशन डीलर कैन नॉट इशू ए टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस होता है जिसके अंतर्गत आपकी जीएसटी लगा होता है। आप कभी भी टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते अंडर द कंपोजिशन डीलर। अगर आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको दिखाना पड़ता है टैक्स इनवॉइस के अंतर्गत कि आपने कितना जीएसटी लगाया, CGST SGST। तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं जारी कर सकते। सेकेंड ये बोलना चाह रहा है कि दिस इज बिकॉज ए कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम दियर कस्टमर्स। क्योंकि इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप अपने सामने वाले कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते हैं। दे नीड टू पे टैक्स आउट ऑफ देयर पॉकेट। मतलब अगर मैं कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हूं तो मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं सामने वाले कस्टमर से जीएसटी चार्ज करूं, क्योंकि जो भी सेल करूंगा उसका एक निश्चित अमाउंट या एक निश्चित परसेंटेज होता है जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना होता है। रेगुलर में जैसे आपकी रेटें हैं 5%, 12%, 18%, 28%, तो वहां मैं क्या करूंगा कि उन सभी से हट करके मैं एक नॉर्मल एक जो भी 1% है, 3% है, उसको जाकर के सेल का 1% मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो मेरी सारी झंझटों से मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए आप एक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने पॉकेट से जो भी आप सेल कर रहे हैं उसका निश्चित अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसके बाद बोलना चाह रहा है कि द डीलर हैज टू इशू ए बिल ऑफ सप्लाई। मतलब आपको बिल इशू करना पड़ता है बिल ऑफ सप्लाई के नाम से, नॉट ए टैक्स इनवॉइस। दिस डीलर शुड ऑल्सो मेंटेन, उसको अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू ए कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, कि आप अपने जो कस्टमर है उससे कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं और मैं एलिजिबल नहीं हूं इनपुट क्रेडिट के लिए। तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये आपके इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि कंपोजिशन स्कीम जीएसटी रेट्स फॉर ए डीलर। मतलब अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर क्या क्या जो जीएसटी की रेट्स है वो लागू होगी। मतलब आपका जो टर्नओवर है, जैसे आपने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए का टर्नओवर किया तो आपको कितना जीएसटी पे करना है, न कि आपको कुछ ऐसा रेगुलर वगैरह कुछ पे नहीं करना। एक निश्चित परसेंटेज है उसको जाके आप पेमेंट कर दीजिए और सारी झंझटों से फ्री हो जाइए। यही तो कंपोजिशन स्कीम का एक बेनिफिट होता है। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको क्या करना है कि अपना जितना भी वो सेल कर रहा है उसका 1% जाके गवर्नमेंट को पे कर देना है और कुछ भी नहीं करना है उसके केस में। तो 1% की आपकी लायबिलिटी आएगी सेल के ऊपर। दूसरा बोलना चाह रहा है रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं तो अल्कोहल की आप सर्विस नहीं दे रहे हैं तो वहां पर आपके ऊपर 5% की लायबिलिटी आएगी। आपको अपने टर्नओवर का 5% गवर्नमेंट को जमा कराना है अंडर CGST और SGST। ये दो अलग अलग है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 2.5% है, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के केस में 0.5%, 1% है। और अदर कोई सर्विस प्रोवाइडर तो उसके केस में आपको 6%, मतलब 3% CGST और 3% SGST। तो ये 3 ही रेट है मतलब कंपोजिशन स्कीम के लिए। वहां पर कोई माथाफोड़ी नहीं है। इन 3 में जहां भी आप फुलफिल करते हैं, जिस भी दायरे में आप आते हैं वहां पर जाइए और अपनी सेल का एक निश्चित परसेंटेज आप जाके गवर्नमेंट को पे कर दीजिए और सारी झंझटों से फ्री हो जाइए। बस ये 3 रेट एप्लीकेबल होती है कंपोजिशन स्कीम में जो भी अपने आप को रजिस्टर करता है। इसके बाद हम आते हैं कि हु शुड जीएसटी पेमेंट बी मेड बाय ए कंपोजिशन डीलर। एक कंपोजिशन डीलर को जीएसटी भुगतान कैसे करना चाहिए, वो कैसे जीएसटी का भुगतान करे। तो ये बताया गया है कि जीएसटी पेमेंट हैज टू बी मेड आउट ऑफ पॉकेट फॉर द सप्लायर मेड। मतलब जो भी आपने सेल करी उसका आप जीएसटी खुद अपने पॉकेट से जमा कराते हैं। द जीएसटी पेमेंट टू बी मेड बाय ए कंपोजिशन डीलर कंपेयरिंग फॉर द फॉलोइंग। मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कंपोजिशन डीलर द्वारा किए जाने वाले जीएसटी भुगतान निम्नलिखित से मिलकर बनता है।
अब ये बता की गई आपूर्ति पर जीएसटी, मतलब आपने कोई सप्लाई करी, आपने कोई माल बेचा तो उस पर जीएसटी। रिवर्स चार्ज पर कर, आपने कोई रिवर्स चार्ज की सर्विस दी है तो वहां पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अपंजीकृत डीलर से खरीदारी पर कर, आपने किसी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, वहां आप बेच रहे हो तो वहां पर कर। तो ये 3-4 चीजें मिलकर के आपको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत टैक्स का बताती है कि आपको टैक्स इन चीजों पर पेमेंट करना है। एक तो आपने नॉर्मल जो सेल करी गुड्स की वहां पर आपको पेमेंट करना है, दूसरा आपने रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कोई सर्विस ली और उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा अंडर कंपोजिशन स्कीम में। तीसरा कि अपंजीकृत मतलब नॉन रजिस्टर्ड जीएसटी का ऐसा कोई बंदा जिससे आपने परचेज करी है तो वहां पर भी अगर आप उसके गुड्स बेचते हैं तो वहां पर भी आपको कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपने गुड्स पर जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ ये बताना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय ए कंपोजिशन डीलर। एक कंपोजिशन डीलर द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटर्न्स क्या है। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद ये सोच रहे होंगे कि मेरे को रिटर्न कौन सी फाइल करनी है और कैसे फाइल करनी है, तो ये बताना चाह रहा है ए डीलर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन द क्वार्टरली स्टेटमेंट CMP 0। मतलब आपको जीएसटी की जो पेमेंट होती है वो क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है, न कि मंथली। यहाँ पर जो भी आपने जैसे 10 लाख की सेल करी क्वार्टरली, तो आपने जैसे 1% मारे तो 10 लाख का 1% हो गया आपका 1000, मतलब 1000 रुपए, तो 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपको कैसे पेमेंट करना है, आपको CMP 08 का एक फॉर्म आता है या एक फॉर्म ही होता है, रिटर्न का फॉर्म होता है, वहां पर जाइए उसको फिल कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। वो भी क्या होता है कि 18 डेट होती है उसकी, जैसे क्वार्टर, जैसे अप्रैल से जून का क्वार्टर एंड होता है तो वहां पर आपको 18 जुलाई तक आपको CMP 08 में जितनी भी आपने सेल करी है उसका जाके 1% या 5% या 6% आप जाके अपना टैक्स जमा करा दीजिए CMP 08 के अंतर्गत। ऑल्सो ए रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ GSTR 4 हैज टू बी फाइल एनुअली बाय 13 अप्रैल। मतलब आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न में आपको जैसे क्वार्टरली तो आपने पेमेंट कर दिया, अब आपको जाके रिटर्न फाइल करनी है तो आप एनुअली रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 4। वो भी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उससे नेक्स्ट 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 अप्रैल तक ये आपको करना पड़ेगा। तो अप्रैल टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द 19-20 ऑनवर्ड। तो GSTR 9 अब ये तो आपकी एनुअल रिटर्न हो गई, मतलब रिटर्न का फॉर्म हो गया GSTR 4। अब आपको एक GST की एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो GSTR 9 इज द एनुअल रिटर्न टू बी फाइल बाय 31 दिसंबर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर आपकी एक तो GSTR 4 होती है, वो तो आपका जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो आपको 30 दिन के अंदर फाइल करनी है। और जैसे उसके बाद एक एनुअल रिटर्न जाती है जिसमें आपका टैक्स हो गया, आपकी जिसमें से भी आपने परचेज करी हो, नो मतलब परचेज तो दिखाएंगे ना आपकी कितनी परचेज करी, चाहे उस पर GST लगाओ नहीं लगाओ, तो वो एक एनुअल रिटर्न में जाता है। कितना आपने टैक्स दिया वो सारा सब कुछ एक एनुअल रिटर्न में जाता है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि जब भी आप फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जैसे मार्च में हो रहा है, तो 31 दिसंबर तक आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है 9 में। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है ऑल्सो नोट द डीलर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम नोट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिटेल रिकॉर्ड। मतलब कंपोजिशन स्कीम के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, बुक्स वगैरह कोई मेंटेन नहीं करना है। कंपोजिशन स्कीम में जितनी सेल करी एक नंबर की जाके अपना टैक्स दीजिए और फ्री हो जाइए। ये यहाँ पे GST में बताया गया है कि आपको कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स को रिकॉर्ड्स को कोई जरूरत नहीं है। बस आपको जो अपनी एक तो CMP 08 आपको जो टैक्स का पेमेंट करना होता है वो फाइल करना होता है। उसके अलावा एनुअल रिटर्न जाती है GSTR 4। उसके अलावा एक मतलब ये पहले क्वार्टरली जाती थी बट उसको खत्म करके एक ही रिटर्न कर दी इन्होंने, जो साल में जाती है एक बार GSTR 4। उसके बाद एक एनुअल रिटर्न भी जाती है 9 में, जो आपको फाइल करनी होती है नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक। वो भी अब गवर्नमेंट ने वेव कर लिए, मतलब वापस ले लिए, तो आपको ये 9 भरने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको GSTR 4 फाइल करनी होती है, इनफ है। आपको 2 चीजें करनी है, एक तो CMP 08 भरना है और एक GSTR 4। 2 रिटर्नों में आपका काम खत्म कंपोजिशन स्कीम में। और इससे ज्यादा क्या लेंगे। रेगुलर में अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो आपको 12 रिटर्न 24 रिटर्न तो सीधी भरनी पड़ती है। तो आप देखिए आपके कितना बोझ हल्का हो गया कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। इसके कुछ नुकसान भी है, कुछ बेनिफिट्स भी है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ये लीजिए आपके जो लाभ है क्या। एक तो कम अनुपालन, रिकॉर्ड नहीं रखना, रख रखाव चालान जारी नहीं करना है सर, मतलब रिटर्न वगैरह ज़्यादा नहीं है, कोई बुक्स का रख रखाव नहीं करना है और कुछ भी चालान वगैरह नहीं बनाना है, तो सारी झंझटों से मुक्ति हो गई। टैक्स लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। कहाँ आपकी पहले टैक्स लायबिलिटी 5%, 12%, 18%, 28%, यहाँ पे 1% दीजिए, यहाँ पे 5% दीजिए, 6% दीजिए, फ्री, कुछ नहीं करना इसके अलावा। तो सबसे अच्छी चीज है। इसके बाद हाई लिक्विडिटी एज ए टैक्स आर ए लो रेटेड, मतलब कम दर पर कर
के कारण उच्च तरलता, अगर आप कम टैक्स देंगे तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा रहेगी, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। इसके बाद व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। सबसे अच्छी चीज समझने वाली यही है कि डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अगर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, ये चीज सबसे ज्यादा समझने की है। एक तो आपका जो व्यापार हो जाता है वो सीमित हो जाता है। एक लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस, मतलब आप अगर राजस्थान में कर रहे हैं तो राजस्थान में कर सकते हैं, अगर आप इंटर स्टेट चले गए तो आप कंपोजिशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। पहला नुकसान तो यही। दूसरा ये बोलना चाह रहा है कि आप इनपुट की क्रेडिट नहीं ले सकते। अब ये सोचिए कि जैसे आपने कहीं से 1 लाख रुपए का माल लिया, 1 लाख रुपए का माल लेने के बाद उस पर टैक्स लगा माना 18%, तो 18,000 रुपए टैक्स लग गया। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपका 18% गया, सीधे आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 1,18,000 रुपए। और कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने उसमें मार्जिन जोड़ दिया जैसे 50,000 रुपए, तो 1,68,000 रुपए हो गया टोटल अमाउंट। तो 1,68,000 का आपको जो भी 5%, 1%, 6% देना है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, यहाँ पे आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स, मतलब कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत जिस भी गुड्स के ऊपर 0% की रेट लग रही है वो आप गुड्स सेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल ये वगैरह भी नहीं कर सकते। ई पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई चीज सेल करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर स्कीम रखनी पड़ेगी, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत नहीं जा सकते हैं। तो ये नुकसान है जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम अगर कोई लेता है। रेगुलर के बेनिफिट अलग होते हैं, कंपोजिशन के अलग होते हैं, नुकसान भी अलग अपनी जगह अपने अपने होते हैं। तो ये कंपोजिशन के नुकसान है। एक तो आपका लिमिटेड बिजनेस हो गया, लिमिटेड एरिया में हो गया, इसके अलावा इनपुट नहीं मिल रही है आपको। उसके अलावा आप ई कॉमर्स पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, जो कि आज की डेट में तो बहुत बड़ी नुकसान है। अगर 10 आदमियों में से कोई एक बंदा तो आज की डेट में ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो वहां पर उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता, उसको रेगुलर में ही जाना पड़ेगा। ये एक कंपोजिशन स्कीम के बारे में छोटी सी डिटेल थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। और अधिक जानकारी है इसमें आपको कुछ चाहिए तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इस सीरीज में और भी आगे मैं नए नए पार्ट्स लेके आता रहूंगा और नए नए डिस्कशन लेके आऊंगा। जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक है, जीएसटी को आप जितना पढ़े उतना कम है, क्योंकि जीएसटी इतना बड़ा टॉपिक है। क्योंकि ये सारे टैक्सों को मिलकर के एक टैक्स बनाया तो ऑब्वियसली बड़ा तो होगा ही। सेंट्रल में जितने सारे टैक्स थे उनको खत्म कर दिया, स्टेट में जितने सारे टैक्स थे उनको खत्म कर दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ा टैक्स हो गया है आज की डेट में। क्योंकि इस पे रेटें भी बहुत लिमिटेड लगा दी गई है, तो इसका बेनिफिट भी आज की डेट में लोगों को मिल रहा है। तो इसमें समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक में जब भी कोई नई चीज लेके आएंगे डेफिनेटली उसके बारे में अच्छा डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न्स कैसे फाइल होती है और इसमें टीडीएस, टीसीएस ये कैसे कटते हैं, वो सारा सब कुछ मैं बताऊंगा। और आने वाले टाइम पर हो सकता है मैं आपको ये भी बता दूं कि ई कॉमर्स पोर्टल पे जितने भी बंदे आप लोग जो सेल कर रहे हैं उसकी रिटर्न कैसे फाइल करें और आप अपने जो टीसीएस टीडीएस है उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम आने वाले टाइम पर डिस्कस करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाए और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।